हेलो गाइस, वेलकम है आप लोगों का आदित्याज एकेडमी में। देखिए, आज की जो हमारी क्लास है वो 11th के फर्स्ट टॉपिक से शुरू कर रहे हैं हम लोग। और 11th का जो फर्स्ट टॉपिक है वो यूनिट्स एंड मेजरमेंट। और यूनिट्स एंड मेजरमेंट से पहले आप लोगों के कुछ साइंटिस्ट, इंडियन साइंटिस्ट के बारे में दे रखा है। देन कुछ फंडामेंटल फोर्सेज है। फंडामेंटल फोर्सेज के बाद में आपका जो यूनिट शुरू होता है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आज की क्लास में हम लोग कुछ इंडियन साइंटिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। देखिए, ये हमारी विडंबना है कि हम लोग फॉरेन ऑथर ज़्यादा पढ़ते हैं, फॉरेन साइंटिस्टों की बात ज़्यादा करते हैं। और जब भी हम किसी चीज़ की बात करते हैं हमारे दिमाग में फॉरेन साइंटिस्ट ही आते हैं। कैसे? जैसे अगर मैं ग्रेविटेशन की बात करूं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले न्यूटन का नाम आता है। अगर मैं लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन की बात करूं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले केपलर का नाम आता है। अगर मैं रोटेशन ऑफ अर्थ की बात करूं, यानी पृथ्वी के अपनी एक्सिस पे घूर्णन की बात करूं, तो हमारे दिमाग में गैलीलियो का नाम सबसे पहले आता है। वहीं अगर हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, ज्योमेट्री की बात करें, तो पुर्तगाली साइंटिस्टों का नाम दिमाग में पहले आता है। लेकिन इन न्यूटन, इन गैलीलियो, केपलर से कई सैकड़ों साल पहले हमारे जो भारतीय वैज्ञानिक थे, हमारे जो भारतीय खगोल शास्त्री थे, जो भौतिक शास्त्री थे, जो भारतीय गणितज्ञ थे, उन्होंने इन केपलर, न्यूटन और गैलीलियो से भी कई सैकड़ों साल पहले अपने ग्रंथों में इन रहस्यों के बारे में और इनके बारे में डिटेल में बता दिया था। देखिए, सबसे पहले जो हमारे महान वैज्ञानिक थे उनसे शुरू करते हैं। सबसे पहले वैज्ञानिक से शुरू करते हैं और उनका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट 5वीं शताब्दी में हुए थे और इनका जो जन्म हुआ था लगभग 476 ईस्वी में हुआ था और पाटलिपुत्र में हुआ था। बेसिकली ये चंद्रगुप्त के दरबारी विद्वान थे। जब चंद्रगुप्त का दरबार लगता था तो हमारे आर्यभट्ट वहां बैठते थे, दरबारी विद्वान थे। आर्यभट्ट बहुत जबरदस्त मैथमेटिशियन थे और मैथमेटिशियन के साथ साथ ये भौतिक शास्त्री भी बहुत अच्छे थे। आर्यभट्ट ने 2 किताबें लिखी थी। एक का नाम था आर्यभट्टियम और दूसरी किताब का नाम था आर्य सिद्धांतम। उस आर्य सिद्धांतम का एक छोटा सा पोर्शन है उसी के अंदर जिसका नाम है सूर्य सिद्धांतम। उस सूर्य सिद्धांतम के अंदर आर्यभट्ट ने सबसे पहले हमारे सोलर सिस्टम के बारे में बता दिया था कि सोलर सिस्टम में इतने इतने प्लैनेट्स हैं और सूर्य के चारों ओर ऐसे इलेप्टिकल ऑर्बिट में वो रोटेट कर रहे हैं। केपलर से लगभग आप देख लो 1000 साल, 1200 साल पहले, 1200 साल पहले बता दिया था। उस सूर्य सिद्धांतम के अंदर हमारे आर्यभट्ट ने पृथ्वी के रोटेशन के बारे में डिस्कस किया था कि जो हमारी अर्थ है वो रोटेट करती है अपनी एक्सिस पे, जिससे दिन और रात होते हैं। आर्यभट्ट पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने उस जमाने में सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के बारे में बता दिया था। और इतना ही नहीं, अगर मैं इनका योगदान, अगर मैं गणित की बात करूं तो भौतिकी के साथ साथ गणित में भी इनका बहुत शानदार योगदान रहा है। हम लोगों ने मैथमेटिक्स में एक चैप्टर पढ़ा है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। उसका सबसे पहला फॉर्मूला, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस मींस समय, चाल और दूरी हम लोगों ने पढ़ी है। उसका सबसे पहला फॉर्मूला समय बराबर दूरी बट्टा चाल, ये बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट आर्यभट्ट थे। आपको हैरानी होगी कि जब हम लोग सर्कल की बात करें, वृत्त की बात करें, तो वृत्त का जो क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, उसके बारे में डिस्कस करने वाले, पाई आर स्क्वायर बताने वाले सबसे पहले साइंटिस्ट हमारे आर्यभट्ट थे। इतना ही नहीं, जब हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करते हैं या हम लोग ज्योमेट्री की बात करते हैं, ज्योमेट्री में देखो हम लोग जब ट्रायंगल पढ़ते हैं तो ट्रायंगल में हम लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। हम लोगों के दिमाग में पाइथागोरस का नाम आता है, लेकिन उससे भी कई सैकड़ों साल पहले इस विषय पर चर्चा करने वाले, इस विषय पर शोध करने वाले, अपनी आर्यभट्टियम में दर्शाने वाले ये हमारे आर्यभट्ट थे। देखिए, इतने महान साइंटिस्ट थे। ये आर्यभट्ट के बाद में, ये हमारे पहले साइंटिस्ट हैं। आर्यभट्ट के बाद में आपकी किताब में दूसरे साइंटिस्ट हैं जो है भास्कराचार्य। देखिए, हमारे इतिहास में, हमारी हिस्ट्री में भास्कर 2 हुए। एक हुए भास्कर फर्स्ट और दूसरे हुए भास्कर सेकंड। जो भास्कर सेकंड थे वो हमारे भास्कराचार्य है। भास्कर फर्स्ट वो थे जो आर्यभट्ट के शिष्य थे और जिन्होंने आर्यभट्टियम को आगे लेके गए थे। वो 7वीं 8वीं शताब्दी में हुए थे। और भास्कर सेकंड जो थे, जिन्हें हम लोग भास्कराचार्य बोलते हैं, वो 12वीं शताब्दी में लगभग 1114 के करीब इनका जन्म हुआ था, भास्कराचार्य का। और भास्कराचार्य ने एक किताब लिखी थी जिस किताब का नाम था सिद्धांत शिरोमणि। अब सिद्धांत शिरोमणि एक ऐसा ग्रंथ था जिसको 4 भागों में बांटा था उन्होंने, अलग अलग पोर्शन में बांटा था, जिसमें से एक पोर्शन था लीलावती, एक पोर्शन था गोला पद्धति, गोला पद्धति में जिन्होंने प्लैनेट्स के बारे में बताया था। एक था पोर्शन, वो था गणित पद्धति, यानी उसमें मैथमेटिक्स के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था, गणित के बारे में डिस्कस किया था। और जैसा मैंने बताया, एक लीलावती, लीलावती बेसिकली हमारे इन भास्कराचार्य की बेटी का नाम था।
भास्कराचार्य की बेटी का नाम था लीलावती और अपनी बेटी को अमर करने के लिए उन्होंने अपने इस ग्रंथ में इस पोर्शन का नाम रखा लीलावती। लीलावती बचपन से बहुत होशियार थी, गणित में इतनी इंटेलिजेंट थी कि ऐसा माना जाता है कि अगर वो किसी पेड़ के नीचे बैठी है और कंटिन्यूसली वो उस पेड़ को देख रही है तो देखते देखते उस पेड़ के पत्ते गिन लेती थी। इतना जबरदस्त माइंड था उसका कि वो किसी पेड़ के पत्ते गिन के बता देती थी कि इस पेड़ में इतने पत्ते हैं। सोचो कितनी भयंकर उसकी मैथमेटिक्स थी, कितनी शानदार गणित थी उसकी। तो एक पोर्शन लीलावती था। अब भास्कराचार्य वो पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने न्यूटन से भी लगभग 500 साल पहले, न्यूटन जब 15वीं-16वीं शताब्दी में आया तो उससे 500 साल पहले हमारे भास्कराचार्य ने ग्रेविटेशन के बारे में बता दिया था, गुरुत्वाकर्षण के बारे में दुनिया को बताया था। उन्होंने बताया था कि हमारी पृथ्वी एक शक्ति लगाती है, एक बल लगाती है, जिस वजह से जो है ऑब्जेक्ट्स नीचे की ओर गिरते हैं। यही नहीं, हमारे अंतरिक्ष में एक ऐसी दैवीय शक्ति काम कर रही है। उन्होंने इस शक्ति को दैवीय शक्ति नाम दिया था और उन्होंने बताया कि एक ऐसी दैवीय शक्ति काम कर रही है जो सारे के सारे ग्रहों के बीच में लग रही है और उस वजह से, उस दैवीय शक्ति के कारण सब ग्रह अपनी पर्टिकुलर ऑर्बिट में, अपनी निश्चित कक्षाओं में बने हुए हैं। हालांकि भास्कराचार्य उसको मैथमेटिक्स यानी मैथमेटिकली यानी F बराबर G m1 m2 बटा r², जो न्यूटन ने बताया था, तो हम लोग न्यूटन मैथमेटिकली बताने में सक्सेसफुल रहा था, गणितीय रूप से उसको एक्सप्लेन करके देन फॉर्मूला बेस्ड उसने दे दिया था, एक फॉर्मूला दे दिया था कि भाई जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो G m1 m2 अपन r² के क्या होता है, बराबर होता है। लेकिन उससे कई सैकड़ों साल पहले भास्कराचार्य ने इसके बारे में डिस्कस कर लिया था। अब भास्कराचार्य यानी हमारे दो साइंटिस्ट हो गए, एक हो गए आर्यभट्ट, दूसरे हो गए भास्कराचार्य। अगर हम तीसरे साइंटिस्ट की बात करें तो आपकी किताब में तीसरे इंडियन साइंटिस्ट मिलते हैं जिनका नाम है सीवी रमन। देखिए, सीवी रमन का जन्म 1888 में हुआ था और इनका जन्म हुआ था तमिलनाडु में। कहां हुआ था? तमिलनाडु में इनका जन्म हुआ था 1888 में। सीवी रमन का पूरा नाम था चंद्रशेखर वेंकट रमन। ये बचपन से इतने प्रतिभाशाली थे कि ऐसा माना जाता है कि जब ये 15 साल के थे तब इन्होंने गोल्ड मेडल के साथ अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी। यानी 15 साल की उम्र में गोल्ड मेडल लेने वाले पहले साइंटिस्ट थे। 15 साल की उम्र में इन्होंने ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली। देन उसके बाद में 1907 में वो कलकत्ता चले गए और कलकत्ता में 1907 की बात कर रहा हूं, तो कलकत्ता में उन्हें एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर की पद मिल गया था, उसको पोस्ट मिल गई थी प्रोफेसर की, यानी वो यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे 1907 में। 1921 की बात है, 1921 में उन्हें लंदन बुलाया गया। लंदन एक कॉन्फ्रेंस थी जहां पे हमारे सीवी रमन को बुलाया गया और 1921 में जब वो लंदन जा रहे थे शिप से, तो उनकी नज़र जब समुद्र पे गिरी तो वो ये सोचने लग गए कि समुद्र का रंग नीला क्यों होता है। हालांकि उस समय ये चीज़ पता चल गई थी कि स्कैटरिंग की वजह से होता है, लेकिन उन्होंने फिर भी, जो आकाश का रंग नीला होता है स्कैटरिंग के कारण, तो हो सकता है कि वही लॉजिक हो, लेकिन सीवी रमन के दिमाग में कुछ अलग ही चल रहा था। उन्होंने सोचा कि यार ये वाला फॉर्मूले से, इस लॉजिक से, स्कैटरिंग वाले लॉजिक से वो थोड़े सेटिस्फाई नहीं थे। तो उन्होंने जब कॉन्फ्रेंस से वो वापस आ रहे थे, यानी वापस जब लंदन से इंडिया लौट रहे थे, तो ऐसा कहा जाता है कि जहाज के अंदर, शिप के अंदर अपने प्रिज्म से उन्होंने स्पेक्ट्रम बनाया और फिर उसकी स्टडी करके उन्होंने ये बताया कि जो पानी का रंग जो नीला है वो वाटर के मॉलिक्यूलर डिफ्रैक्शन के कारण होता है। ठीक है। उसके बाद सीवी रमन ने लगभग 7 साल के बाद 28 फरवरी यानी कि 28 फरवरी 1928 को उन्होंने रेडिएशन इफेक्ट, यानी कि जिसे हम लोग रमन इफेक्ट कहते हैं, रमन इफेक्ट के बारे में दुनिया को बता दिया था। और 1928 में जब दुनिया को रमन इफेक्ट के बारे में बताया तो हमारी इंडियन गवर्नमेंट इनसे इतनी प्रभावित हुई कि 2 साल बाद 1930 में इन्हें नोबेल प्राइज दे दिया गया। यानी इंडियन गवर्नमेंट ने 1930 में इन्हें क्या दे दिया? नोबेल प्राइज दे दिया। लेकिन नोबेल प्राइज मिलने के बाद भी, नोबेल प्राइज देने के बाद भी इंडियन गवर्नमेंट को लगा यार इतने प्रतिभाशाली व्यक्ति है, इतने शानदार आदमी है जिन्होंने इतनी बड़ी रिसर्च की है, तो इनके लिए नोबेल प्राइज भी कम है। और 1956 में, 1956 में हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने, भारत सरकार ने इन्हें भारत का सर्वोच्च पुरस्कार, जो सबसे बड़ा अवार्ड है जिसे कहते हैं भारत रत्न, 1956 में हमारे सीवी रमन को भारत रत्न दे दिया था। इतना ही नहीं, 1956 के 1 साल बाद 1957 में, 1957 की अगर मैं बात करूं तो सोवियत गवर्नमेंट ने, जो सोवियत सरकार है, वो सीवी रमन से इतने प्रभावित थे। देखिए, इंडिया में तो इनका इफेक्ट था ही था, प्रभावित थे ही थे, लेकिन इंडिया के साथ साथ यूरोप में भी सीवी रमन का प्रभाव बहुत अच्छा था। तो सोवियत सरकार इनसे बहुत इंप्रेस हुई और 1957 में उन्हें वहां का सबसे अच्छा अवार्ड, सबसे बड़ा अवार्ड, लेनिन अवार्ड, यानी 1957 में सोवियत गवर्नमेंट ने हमारे सीवी रमन को लेनिन अवार्ड दे दिया था। ठीक है। और
28 फरवरी को, यानी जब इन्होंने रमन इफेक्ट दिया तो 28 फरवरी को भारत सरकार ने डिसाइड किया कि अब 28 फरवरी को हम नेशनल साइंस डे सेलिब्रेट करेंगे। इसलिए हर साल 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाया जाता है। वो विज्ञान दिवस इसी के कारण मनाया जाता है कि इन्होंने 28 फरवरी को रमन इफेक्ट की खोज की थी। देखिए, फॉरेन साइंटिस्ट की बात करें तो इन साइंटिस्ट के कंपैरिजन में, अगर उनकी कंपैरिजन करें तो उनसे तो कई सालों सैकड़ों साल पहले हमारे ऋषि मुनियों ने और हमारे इन वैज्ञानिकों ने बहुत कुछ बता दिया था। देखिए, एक साइंटिस्ट थे ब्रह्मगुप्त, जो भी 8वीं-9वीं शताब्दी में हुए थे। उन्होंने भी ग्रेविटेशन के बारे में बताया था। एक साइंटिस्ट हुए थे हमारे 2nd-3rd सेंचुरी में, जिनका नाम था नागार्जुन। देखो, 1905 में सदी का सबसे महानतम साइंटिस्ट आया था आइंस्टाइन, और आइंस्टाइन ने 1905 में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी दी थी। लेकिन बड़ी बात क्या है कि 1905 तो अब की बात है, दूसरी-तीसरी शताब्दी में, यानी आप देखो, कंपेयर करो, लगभग 1500-1600 साल पहले, लगभग 1600 साल पहले जो हमारे भारतीय ऋषि थे नागार्जुन, जिन्हें भारत का आइंस्टाइन कहा जाता है, उन्होंने उस सदी में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में अपने किताब में बताया था। ठीक है, यानी नागार्जुन की एक किताब थी जिसका नाम था माध्यमिका सूत्र। उस माध्यमिका सूत्र में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के बारे में आइंस्टाइन से 1500-1600 साल पहले डिस्कस कर दिया था। क्लियर? तो ये हमारे कुछ भारतीय साइंटिस्ट थे। नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे और जो साइंटिस्ट बचे हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बने रहें। गुड बाय।